तो आप सोच ही रहे होंगे कि ईरान और अमेरिका की जंग का क्या हुआ। क्या ईरान जंग जीत गया? क्या ट्रंप इस जंग में फंस गया है और इससे निकलने के बहाने ढूंढ रहा है? तो यकीनन मिडल ईस्ट में तूफान आने वाला है। आप इस इस्राएली जासूस का जरा ये क्लिप देखें, फिर इस पर बात करते हैं आगे क्या होने वाला है। We have to be prepared for the next war, which will be probably against Turkey and Egypt. We don't think geostrategically. Forget about Jolani. Forget about Donald Trump. I am principally worried, first of all, for the welfare of our Druze brothers across the border, but secondarily, if Jolani and his Islamists actually reoccupy that area, they will. We will have the Turks. We will have the Turks right on our border. We'll eventually will. We eventually will, and I'm not so sure that we will have as easy a time with the Turks as we've had with the Iranians. I've been following Turkish military doctrine, and the strongest army in the Middle East. The storm is coming. Yes, of course. And they're a member of NATO. And even worse, they're a member of NATO. So I look at Iran as a problem we absolutely have to finish, and I'll explain what I mean by that. Gaza, same thing, and the Hezbollah. Why? Why am I fixated on this now? Because we have to be prepared for the next war, which will be probably against Turkey and Egypt. So, let's hope not. I hope not also, but we, hope, you remember, it was the last demon out of Pandora's box. तो आपने अभी जिस शख्स का क्लिप देखा, ये कोई आम शख्स नहीं है। इसका नाम जोनाथन पलार्ड है। ये साबका यूएस नेवी इंटेलिजेंस एनालिस्ट रह चुका है। इसे 1987 में अमेरिका की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, क्योंकि ये अमेरिका की नेवी में रहकर इस्राएल के लिए अमेरिका ही की जासूसी करता रहा और हजारों टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स इस्राएल भेजता रहा था। आखिरकार ये पकड़ा गया और अमेरिका ने इसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कई दहाइयों तक, तकरीबन 30 साल तक ये अमेरिका की जेल में रहा। जब तक ये जेल में रहा, ये केस इस्राएल और अमेरिका के ताल्लुकात में कांटे की तरह चुभता रहा। फिर 2015 में से पेरोल मिल गया, जिसके बाद से ये इस्राएल में अपनी जिंदगी मजे से गुजार रहा है, जिससे साफ जाहिर है कि अमेरिका इस्राएल का गुलाम है, ना कि इस्राएल अमेरिका पर डिपेंड करता है। और ये जो खबरें आप सुन रहे हैं कि ट्रंप ने नेतन्याहू को डांटा है, उसे पागल कहा है कि तुम जेल में होते अगर मैं ना होता, ये सब ड्रामेबाजी है, ये सब स्क्रिप्टेड है। आपको याद रखना है, द वर्ल्ड इज अ स्टेज, और ये सब एक्टर्स हैं। जो कुछ होने वाला है, इससे लाखों लोग मारे जाएंगे, खास तौर पर मिडल ईस्ट में। अभी रिसेंटली ईरान ने कुवैत और बहरीन पर हमले किए हैं। ट्रंप कह रहा है कि ईरान डील करना चाहता है, जबकि ईरान का कहना है कि हमारी ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। एक तरफ ट्रंप जंग खत्म करने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ अपनी फौज आबे हरमूज में भरता जा रहा है। तो आखिर होने वाला क्या है? क्या ये जंग बढ़ेगी या खत्म हो जाएगी? क्या इस्राएल तुर्की पर हमला करेगा? तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं। मैं हूं अल्मास जेकब और आप देख रहे हैं इस्राएली स्पाई सेज वी नीड टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट वॉर विद तुर्की एंड इजिप्ट। तो जीजो, इस इस्राएली जासूस जोनाथन पलार्ड ने इस्राएली नेशनल न्यूज चैनल अरूट्स शिवा को पॉडकास्ट में इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इस्राएल को ईरान के खिलाफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन और वेपन्स जिन्हें जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब ये ईरान पर न्यूक्लियर वेपन तक चलाने का सोच रहे हैं। आप जरा ये क्लिप देखें। The United States and the West, nuclear weapons at any level, tactical, strategic, EMPs, whatever, are viewed as something that should only be used as a last resort. And even then, very carefully, on an escalation ladder, as they say. With me, I don't care if you start throwing nukes immediately, responsibly,
but immediately. And a case that I've been pushing is the use of an electromagnetic pulse weapon or weapons against Iran. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन, जिसे EMP कहते हैं, ये हथियार ये ईरान के खिलाफ क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं और ईरान समंदर में जाने वाली इंटरनेट की तारों को काटने की धमकी क्यों दे रहा है? ये कोई छोटी बात नहीं है अजीजों। सिर्फ एक पल के लिए सोच कर देखें, अगर इसराइल ईरान पर EMP अटैक कर देता है और ईरान का सारा पावर ग्रिड स्ट्रक्चर उड़ जाता है, EMP से होता ही यही है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक्स जल जाते हैं। तो अगर ईरान की पावर ग्रिड शट डाउन कर दी जाती है और बदले में ईरान इंटरनेट की केबल्स काट देता है, तो पूरी दुनिया में इंटरनेट बंद हो जाएगा। यह सिर्फ इंटरनेट के बंद होने की हद तक नहीं है, इनको पूरा सिस्टम ग्रेट रीसेट करना है, जिससे पूरी दुनिया के बैंक्स का डाटा EMP से और इंटरनेट बंद होने से उड़ाया जा सकेगा, ताकि जब इंटरनेट स्पेस में स्टारलिंक के जरिए वापस लाया जाए तो सारा डाटा रीसेट किया जाए। इस इस्राएली जासूस ने भी यही कहा था, द स्टॉर्म इज कमिंग। आप जरा ये क्लिप देखें। I'm not so sure that we will have as easy a time with the Turks as we've had with the Iranians. I've been following Turkish military doctrine, and The strongest army in the Middle East. the storm is coming. तो ये कौन सा तूफान है जो आने वाला है, जिसके बारे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी अपने ट्रूथ सोशल पर ये AI जनरेटेड तस्वीर पोस्ट करता है, जिस पर लिखा है, इट वॉज द काम बिफोर द स्टॉर्म। मतलब ये तूफान से पहले की खामोशी थी और तस्वीर में अमेरिका और ईरान की नेवी शिप्स बनी हुई हैं। तो आपको याद होगा ये सब कुछ शुरू हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को, अल अक्सा स्टॉर्म, जिसे तूफाने अल अक्सा भी कहा गया था। इस तूफान में हमास ने जमीन, फिजा और समंदर हर तरफ से इसराइल पर चढ़ाई की थी, जिसका रिजल्ट ये आया कि गाजा 90% तबाह कर दिया गया। लेबनान में इसराइली फौज उतर चुकी है और ईरान के साथ ये जंग अभी तूफान से पहले की खामोशी बनी हुई है। तो अजीजों, ईरान के साथ जंग किसी सूरत खत्म नहीं होने वाली है। ये अपने ज़हन से निकाल दें कि ये जंग खत्म हो गई, ईरान जीत गया, अमेरिका हार गया, ऐसा कुछ नहीं है। और ये चीज भी याद रखिएगा कि और ना ही अमेरिका और इसराइल का कोई इरादा है ये जंग खत्म करने का। आपको ध्यान देना है, ये इस्राएली जासूस कह रहा है कि हमें अगली जंग के लिए तैयारी करनी चाहिए, जो कि ये तुर्की या मिस्र के साथ शुरू करने वाले हैं। तुर्की जो कि ऑलरेडी नेटो नेशन है, नेटो के अंदर आता है, तो इस्राएली जासूस का कहना है कि तुर्कियों के साथ ये जंग आसान नहीं होगी क्योंकि वो नेटो नेशन है। पर यहां आप मेरी बात लिख कर रख लो, अगर नेटो ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ देने नहीं आती तो नेटो तुर्की की मदद करने के लिए भी नहीं आने वाली। ये सभी जो तूफान है ये तूफान अक्सा है और ये तूफान मस्जिद अल अक्सा को गिरा कर तीसरी हैकल बनाने तक जारी रहेगा। बीच में ब्रेक्स आ सकती हैं, थोड़े थोड़े पॉजेज आ सकते हैं, पर यह तभी खत्म होगा जब इसराइल अपनी तीसरी हैकल बना लेगा। इसराइल के सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गवीर ने कहा है कि हम ट्रंप को ईरान के साथ जंग रोकने के लिए इजाजत ही नहीं देंगे। आप जरा ये क्लिप देखें। שהסכם רע לישראל, כמו שטראמפ עלול להביא מול איראן, יפגע בגוש הימין בבחירות הקרובות? קודם כל יש דבר, מה שנקרא, שהוא הדבר האמיתי, זה חיי אדם. הסכם רע למדינת ישראל יכול לפגוע בחיי אדם. אני יודע שראש הממשלה נתניהו וכולנו, כחברי קבינט, גם קבינט מצומצם, גם קבינט רחב, גם כממשלת ישראל, לא ניתן לדבר הזה לקרות. אבל זה הסכם רע, זה הסכם שיכול לפגוע במדינת ישראל, ואנחנו לא ניתן לדבר הזה לקרות. זה לא יקרה. הסכם רע לא יהיה, לא יכול להיות, משום שבסופו של דבר, ההסכם רע, זה לא קשור לבחירות או לא בחירות. मतलब ईरान के साथ ये जंग खत्म होने वाली हरगिज नहीं है। अब जहां तक तुर्की या मिस्र के साथ जंग लड़ने का सवाल है तो ये तो अब वक्त ही बताएगा।
क्या इसराइल तुर्की और मिस्र के साथ जंग लड़ पाएगा, या ट्रंप ने जैसा सभी मुसलमान कौमों को हुक्म जारी किया था कि अब्राहम अकॉर्ड्स के ऊपर साइन करें, तो क्या तुर्की और मिस्र अब्राहम अकॉर्ड्स पर पहले ही साइन कर देंगे? ये सब कुछ डिपेंड करता है कि ईरान के साथ ये जंग किस करवट बैठती है। मैं अपना एनालिसिस आपको पहले ही बता चुका हूं और मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ईरान ये जंग हारेगा और इसराइल अपनी तीसरी हैकल बनाएगा। और मैं ये सब कुछ इस बेस पर कह रहा हूं क्योंकि इसराइल 2000 साल के बाद वर्ल्ड मैप पर ऐसे ही नहीं आया है। ये खुदा के कलाम की पेशगोइयों को पूरा करने आया है और ये अपने मसाया का इंतजार कर रहे हैं, जिसे दज्जाल या मुखालफे मसीह कहा जाता है। दज्जाल यानी मुखालफे मसीह इसराइल में इसराइल का मसाया बनकर आएगा, जो कि अब दूर नहीं है। मुखालफे मसीह को जमीन पर 7 साल दिए गए हैं और वो 7 साल के लिए जमीन पर हुकूमत करेगा, जिसके बाद यीशु मसीह ने वापस आ जाना है। ये सारा प्लान है जो कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है और मैंने आपको बता दिया है एज इट इज। इसलिए अजीजों, वक्त नजदीक आ गया है, आसमान की बादशाही करीब आ गई है। तौबा करो इससे पहले कि नजात का दरवाजा बंद हो जाए। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रहेगा नाम सदा मसीदा।